नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना से लड़ाई, कितनी सावधानी, कितनी दवाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि पहले तो बड़े शहरों को कोरोना ने परेशान किया और अब इसका संक्रमण धीरे धीरे गांवों की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे देते हैं, कोरोना पर केंद्र सरकार की बड़ी बैठक हुई है। ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 4 राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये अहम बैठक की है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अहम बैठक करके सीधे दिशा निर्देश इस पूरे मामले में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की ओर से यह भी कहा गया कि जल्द से जल्द गांवों में जो टेस्टिंग है उसको और तेज किया जाए। इसके अलावा वहां पर दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाया जाए। तो युद्ध स्तर पर अब कोशिशें सरकार की यही है कि हालात को जल्द से जल्द काबू में किया जाए। इन सब के बीच 4 राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की है। कोरोना पर केंद्र सरकार की ये बड़ी बैठक है जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि अगर हम बीते दिनों से तुलना करें तो आंकड़े कई राज्यों में संक्रमण के घटे हैं, जो एक राहत का संकेत जरूर देते हैं। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी अहम जानकारी दी गई है। लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव जो एक बड़ी चुनौती है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वैक्सीन की किल्लत को, उसकी कमी को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर अहम बैठक की गई है। 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की यह अहम बैठक हुई है जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले, जुलाई तक 35.6 करोड़ डोज पहले से ही बुक किए गए हैं। चूंकि वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, इस वजह से लोगों के जहन में यह बड़ा सवाल है। केंद्र की ओर से बाकायदा इसको ऑर्डर दिया गया है। 20 करोड़ अभी तक मिल चुकी है, बाकी मिलनी बाकी है। राज्यों और निजी अस्पतालों का 16 करोड़ का ऑर्डर अलग है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसी वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे लेकर कैसे जाया जाए, कैसे अमली जामा पहनाया जाए, एक एक व्यक्ति को कैसे वैक्सीन दी जाए, इसको लेकर यह अहम और बड़ी बैठक की गई है। और इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या कहती है, किस तरह से इस समय हम लड़ सकते हैं जब वैक्सीनेशन की एक तरफ कमी देखी जा रही है तो दूसरी तरफ सरकार की अहम बैठक, ताकि युद्ध स्तर पर कार्य योजना को आगे अंजाम दिया जा सके। गांवों तक जो संक्रमण फैला हुआ है वो कितना खतरनाक हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी के जेहन में इस वक्त चल रहे हैं। इसका सीधा जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि CMG है मेदांता अस्पताल के, और लगातार डॉक्टर त्रेहन टीवी के माध्यम से और खुद भी सामने आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सही सलाह आपके माध्यम से जनता तक पहुंच रही है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति देखी जा रही है, संक्रमण के आंकड़े घटे हैं और जो मृत्यु दर थी वो भी घटी है। इसके संकेत और संदेश डॉक्टर त्रेहन क्या समझे हम? तो ये हमने देखा गया है अभी एक लास्ट 6-7 दिनों में कि दिल्ली और NCR एरिया में कुछ नंबर्स घट रहे हैं। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर जो ये 2 हफ्ते ये ट्रेंड बना रहे तो फिर हम सोचते हैं कि ये पीक जो है वो प्लेटो हो गई और कम होने लगी है। तो इसीलिए ये एक मतलब इनकरेजिंग बात है कि ये ऐसा लगता है कि जो जिस रफ्तार से ये पीक बढ़ रही थी उसका प्लेटो आ गया है। तो ये जरूरी है, पर ये जरूर देखा गया है कि ये जो दिल्ली जैसे शहरों में तो कम होएगा और हो रहा भी है, बिल्कुल, बट ये रूरल एरिया में फैल रहा है, जिसका हमें और भी ज्यादा फिक्र है। क्योंकि रूरल एरिया में, विलेजेस वगैरह में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वहां पे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करी जाए। और इस चिंता से हम ये सब सोच रहे हैं कि कैसे उनको दवाइयाँ, ऑक्सीजनेटर और ये जो है कॉन्सेंट्रेटर वगैरह कैसे पहुंचाया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये चिंता की बात है। बिल्कुल, ये आपने अहम जानकारी दी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के बाद हम सब देख रहे हैं कि गांवों में संक्रमण किस तरह से बैठ रहा है। और सबसे अहम बात जो आपकी ओर से बताई गई है कि शहरों में जिस तरह का हमारा ढांचा है स्वास्थ्य व्यवस्था का, गांवों में उसकी बहुत ज्यादा किल्लत है, इसीलिए परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। गांवों पर मैं और भी सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन आ जाते हैं वैक्सीनेशन पर, जिसको लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से भी बैठक की गई है और इसको कैसे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर बाकायदा सरकार प्लान तैयार कर रही है। इसलिए मेरा अगला सवाल आपसे यह है सर, टीके की पहली खुराक के बाद अगर कोई कुछ हफ्तों में ही कोरोना पॉजिटिव हो गया तो दूसरी डोज उसको कब लेनी चाहिए? लोगों के जो सवाल मेरे सामने आ रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं। जिसको कोरोना हो गया उसके जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उनकी जो सेफ्टी पीरियड हम समझते हैं कि कोई 3 महीने होते हैं।
कि 3 महीने के लिए उनको इम्यूनिटी मिल जाती है, तो सेकंड डोज जो है वो एटलीस्ट 6 हफ्ते वेट करके और 12 हफ्ते तक भी किसी टाइम लगवाया जा सकता है। तो हमारा आज की जो रिकमेंडेशन यही है कि आप 12 हफ्ते तक वेट करें और फिर दूसरा डोज लगवाएं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल गई है, नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई है। ये अहम जानकारी है। लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया हो तो उसको लेकर आप किस तरह की जानकारी देंगे? तो 2 बातें देखी गई हैं। जिनके 2 डोज कंप्लीट हो गए हैं और उनको 2 हफ्ते हो गए हैं कंप्लीट किए, तो उनको भी संक्रमण हो सकता है, कोई 5, 7, 10% को होगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो अभी भी घूम रही है, वायरस अभी भी है, और अगर जो वो थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो उनको ये हो सकता है कि फिर से इन्फेक्शन हो जाए। पर ये देखा गया है कि उन लोगों में जो इन्फेक्शन होती है बहुत ही माइल्ड होती है। जैसे हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स में जो हमने रिकॉर्ड देखा है जी। उसमें से 800 लोगों को हमारे पास रिकॉर्ड है जिनको हुआ है। 400 उनमें ऐसे थे जिनके 2 डोज लग चुके थे और 2 हफ्ते हो गए थे, और 400 ऐसे थे जिनकी अंदर जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं ली थी। तो उन दोनों ग्रुप्स को अगर जो कंपेयर किया जाए तो हमने देखा कि जो 400 जिनको वैक्सीन लग गई थी उनमें से 2 ही जने हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वो भी ठीक होके चले गए, बाकी अपने आप घर में ही 10 दिन रह के 11वें दिन काम पे आ गए जी। जो इनको नहीं लगी थी उनमें से कोई 5-7% को हॉस्पिटलाइजेशन होनी पड़ी, और उनकी जो इन्फेक्शन भी थी वो माइल्ड नहीं थी, वो मॉडरेट तक गई थी। तो इसलिए ये जाहिर हो गया इस ग्रुप से कि वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन है, पर ये नहीं सोचा जाए कि बिल्कुल होगा ही नहीं और हम अपना मास्क फेंक सकते हैं, हमें और जो 3 प्रिंसिपल्स हैं प्रिवेंशन के, जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन है, वो नहीं करनी पड़ेगी, वो गलत है। इसका मतलब हमें अभी सबको, चाहे वैक्सीन लगी है या चाहे वैक्सीन लगने वाली है, हमें चौकन्ना रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम रेकमेंड कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर जो आपके 2 डोज कंप्लीट हो जाएंगे और उसके 2 हफ्ते बाद आपको प्रोटेक्शन पूरी हो जाएगी, तो अगर जो हो भी गया तो माइल्ड होगा, बहुत माइल्ड होगा। ये अहम जानकारी आपने दी है और इसी वजह से वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और उसको लेकर किसी भी तरह का भ्रम ना पालें। अगर आपका नंबर आता है तो वैक्सीन लगवाने के लिए आप जरूर जाएं जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं। सर, अगला मेरा सवाल यह है, चूंकि कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है, इस वजह से लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद अब कहा जा रहा है कि आप 6 महीने के बाद वैक्सीन लगवाइए। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पहले इस तरह की कोई गाइडलाइन या कोई नियम नहीं बनाया गया था, लेकिन ये नया नियम आ गया है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वैक्सीन की कमी के कारण सरकार ये कर रही है, या वास्तव में इम्यूनिटी इस तरह की डेवलप हो जाती है जिसके कारण खतरा कम होता है, इसलिए 6 महीने तक का गैप आप आराम से रख सकते हैं। तो ये तो बात ठीक है कि जिसको संक्रमण हो गया उसकी, जैसे मैंने बोला कि हमारा अनुमान है कि 3 महीने तक तो पूरी इम्यूनिटी है, और ये भी कहा गया है कि 6 महीने तक हो सकती है, इसीलिए आप वेट कर सकते हैं। पर ये जो दूसरी बात है कि अगर जो आपने 1 डोज लगा लिया तो आपको दूसरा डोज कब लगाना है, जब आजकल इसमें कोई नई गाइडलाइंस आ रही हैं कि जो कोविशील्ड के वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको 12 हफ्ते वेट करना चाहिए। अब मेरा ये विचार है कि ये गाइडलाइन तो आई क्योंकि ये यूके से आई थी और इसीलिए इसको इंडिया में भी कहा जा रहा है, पर अगर जो आप एक वैक्सीन लग गई और अगर जो आप ऐसे एरिया में हैं जैसे दिल्ली जैसे एरिया में, एनसीआर जैसे एरिया में जहां संक्रमण काफी बढ़ा हुआ है, तो 6 हफ्ते में ही ले लें, क्योंकि अपने आप को एक्सपोज नहीं रखना है। 1 डोज से पूरी इम्यूनिटी नहीं होती। अगर जो हमने देखा गया, हमने स्टडी भी करी कि एंटीबॉडीज हमने चेक किए 2 हफ्ते बाद फर्स्ट डोज के, तो लोगों में इतनी एंटीबॉडी नहीं बनी थी। दूसरे डोज के बाद हमने 2 हफ्ते बाद किया तो 90% ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटीबॉडीज बन गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन के 2 डोज लगने जरूरी है, और अगर जो आपको पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, जिस एरिया में बहुत संक्रमण हो रहा है, तो वहां 12 हफ्ते तक मेरे विचार से तो नहीं वेट करना चाहिए, 6 हफ्ते ज्यादा से 8 हफ्ते में लगवा लेनी चाहिए।
ठीक है सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, हम सब ने देखा कि कैसे 4 लाख से ज्यादा आंकड़े लगातार क्रॉस होते हुए चले गए और हजारों लोगों की मौत के आंकड़े भी सभी को बेचैन कर रहे थे। कई ऐसे लोग रहे जिनकी अगर बारी आ गई तो कोरोना से ठीक होने के तुरंत बाद, यानी कि 2 से 3 दिन में या हफ्ते भर के अंदर उन्होंने वैक्सीन की डोज ले ली है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या खतरा है या वो सुरक्षित हैं? ऐसे लोगों के लिए आप क्या समझाना चाहेंगे? कोई नोन खतरा नहीं है। हाँ, ये देखा गया हमने कि जिन्होंने तुरंत लगवाया है हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में कोविड होने के बाद, उनकी एंटीबॉडीज बहुत हाई चली गई। अब ये किसी को नहीं पता, कोई हमने अभी तक नोटिस नहीं किया कि किसी की जो एंटीबॉडीज है 1000, 1500, 2000 तक पहुंच गई है कि उसको कोई तकलीफ हुई है। ये हमने नहीं देखा है अभी तक, पर वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे आ जाती है जैसे टाइम निकलता जाता है। तो अगर किसी ने लगवा भी लिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर लगवाने की जरूरत नहीं है। ये मैं बता रहा था कि एटलीस्ट 3 महीने तक तो बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर जो आपको संक्रमण हुआ है। उसके बाद लगवाएं और 6 महीने तक हमें ऐसा लगता है कि इसकी इम्यूनिटी चलती है एक बार जिसको कोविड हो जाए। बिल्कुल, यानी कि डर और दहशत में आकर कोरोना से ठीक होने के तुरंत बाद लोगों को जाकर वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, ये बातें आपने स्पष्ट कर दी। अब ऐसे में क्या दोबारा संक्रमित होने की उच्च दर का मतलब है कि पहली लहर से बनी जो एंटीबॉडी है वो दूसरी लहर के लिए काम नहीं करता है? नहीं, कई लोगों में देखा गया है कि जिनको पहले माइल्ड इन्फेक्शन हुआ था उनकी एंटीबॉडीज बनी ही नहीं, तो उनकी प्रोटेक्शन नहीं है सेकेंड टाइम से, तो उनको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका एक निचोड़ यही निकलता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। लग गई है तो कुछ सिक्योरिटी होती है कि हो भी गया तो थोड़ा माइल्ड सा होगा, पर हो जरूर सकता है। इसीलिए वही गुर अपनाने हैं जो हम शुरू से कह रहे हैं, पिछले साल से कह रहे हैं कि अपना मास्किंग, और हमने तो अब इतनी एडवाइस दी है कि बाहर जा रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो तो डबल मास्क लगाओ। पिछली बार एक सिंगल मास्क कहते थे, अब डबल मास्क कहते हैं। दूसरा, घर में भी, क्योंकि पूरी फैमिली को लपेट में ले आया है ये नया वायरस, उससे बचने के लिए जब आप लोग इकट्ठे बहुत क्लोज जाते हो तो मास्क पहन ले, फैमिली के अंदर ही। कि अगर जो किसी को हो गया और उसने और सारी फैमिली को दे दिया तो वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं जैसे ही आपको गले में खराश हो, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले जब तक RT-PCR ना हो, जब तक वो नेगेटिव ना निकले। यही सोचें कि आपको संक्रमण हुआ है। आपने कोरोना के नए रूप का जिक्र यहां पर किया है, तो अगर ऐसी बात है, फिर वैक्सीन दूसरी लहर के वेरिएंट के खिलाफ कैसे काम कर रही है? मैंने बताया ना कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सबको वैक्सीन लग गई थी, और उन वर्कर्स में भी कुछ 10% को प्रॉब्लम आया है, 8%, 10% के करीब। बट उनमें से 99% जो है वो घर में अपने आप ही ठीक हो गए। 10 दिन के बाद काम पे वापस आ गए 11वें दिन। बट सिर्फ 3-4 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की 4-5 दिन की जरूरत पड़ी। इसीलिए ये जाहिर हो गया कि जिसको वैक्सीन लगी है उसको अगर जो फिर से होता भी है तो वो इतना बुरा नहीं होगा, वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। और इसी वजह से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी जिक्र किया कि 90% ऐसे लोग हैं जो घर में ही अगर डॉक्टर की सलाह से, परामर्श से दवाइयां लेते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल, चूंकि हमने देखा है कि लोगों के ज़हन में बहुत सारी भ्रम की स्थिति भी बन रही है, ऐसे में क्या वैक्सीन पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन दर को भी प्रभावित करती है? कई लोग इस तरह की भी बातें आपस में करते हुए नजर आ रहे हैं सर। नहीं, ये वहम जिसने भी फैलाया वो गलत फैलाया। इसमें कुछ पॉलिटिकल बातें भी थी। ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा नहीं मिला है जिसको ऐसी तकलीफ हुई हो वैक्सीन लगवा के। सारी दुनिया में नहीं मिला है, तो ये तो हिंदुस्तान में भी नहीं मिला और दुनिया में नहीं मिला, तो इसलिए बहुत सेफ है। उस हिसाब से वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव भी है। और जो हेजिटेंसी लोगों में थी, हिचकिचाहट थी, उसको दूर कर देना चाहिए। जैसे आपको वैक्सीन उपलब्ध होती है, जैसे आपकी टर्न आती है, उसमें आपको जाके लगवाना चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ जो वैक्सीन की उपलब्धता इस वक्त हमारे बीच है उस पर।
क्या स्पुतनिक हैदराबाद में उसकी पहली डोज भी लगी है और अब कल से बाकी आम लोगों के लिए भी इसकी उपलब्धता हो जाएगी। 1000 रुपए इसकी कीमत भी तय की गई है सरकार की ओर से। क्या स्पुतनिक को कोविशील्ड के साथ लिया जा सकता है, चूंकि कोविशील्ड की भी कमी की खबरें कई जगहों से सामने आई हैं सर? नहीं, देखो, ये अभी एक जरूर ये स्टडीज चल रही है कि अगर जो वैक्सीन को मिक्स किया जाए तो उसका इफेक्ट कैसा होता है, क्या कोई उसका एडवांटेज है कि ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है, क्या ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, इसका जवाब अभी पता नहीं है। हाँ, स्टडीज जरूर चल रही है, ये अमेरिका में भी चल रही है ऑफ मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन, स्पुतनिक वालों ने भी करी है रशिया में। अभी इंडिया में हमने ऐसी मिक्सिंग अभी नहीं शुरू करी और इसकी स्टडी जो कर रहे हैं उस स्टडी के बाद ही पता लगेगा कि ये सेफ है, तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिक्स कर लें और मैच कर लें, पर अभी नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी इसको लेकर जानकारी नहीं है और जो डॉक्टर साहब ने भी बातें कही हैं कि दोनों को साथ में अभी फिलहाल नहीं लिया जा सकता है जब तक आगे इसके बारे में कोई भी गाइडलाइंस नहीं सामने आ जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास पहुंचा है, मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहती हूँ। कोरोना पॉजिटिव शख्स से वायरस कब तक फैल सकता है? कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं डॉक्टर त्रेहन जिसमें 1 महीने के बाद भी इंसान का टेस्ट पॉजिटिव ही रहता है। ये इसकी भी गाइडलाइंस समझनी चाहिए जी। RT-PCR 15 दिन के बाद अगर जो पॉजिटिव है तो आज के दिन माना जाता है और साइंटिफिक प्रूफ यही है कि वो डेड वायरस जो है वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में अभी भी रह सकता है और उसको अगर जो हम कल्चर करेंगे, जैसे RT-PCR टेस्ट करेंगे, तो पॉजिटिव आएगा। बट ये जो वायरस है ये लाइव नहीं है, ये डेड वायरस की जो प्रोटीन है उसके ऊपर चेक हो रहा है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है किसी को 2-3 महीने तक ये पॉजिटिविटी आएगी, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फेक्टिव है। इसको दूसरी नजर से देखा जाए कि जब वैक्सीन लगाने के बाद भी ये नहीं है कि जिसको वैक्सीन लगी है उसको किसी और से वायरस नहीं लग सकता, जरूर लग सकता है जी। वो लगेगा और वो जाएगा आपके नेजोफेरिंक्स में, जहां वो मल्टीप्लाई नॉर्मली करता है, पर उसको बॉडी कंट्रोल कर लेगी, इसीलिए आपको माइल्ड इन्फेक्शन होगा अगर जो होगा। पर ये मतलब है कि अगर जो आप छींकेंगे, आप जोर से बोलेंगे या आपके ड्रॉपलेट्स जाते हैं, या ये सुपर स्प्रेडर वायरस है जो ये एरोसॉल के थ्रू स्प्रेड करता है, तो वो हो सकता है कि उससे और लोगों को भी हो। तभी तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि मास्किंग, डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, उसको अभी भी 100% उसका ये मुकम्मल काम करें, क्योंकि अगर जो आपने अपना गार्ड नीचे कर दिया तो आपको इन्फेक्शन लग सकती है। इसीलिए ये बहुत स्पष्ट बातें हैं कि आप अभी नहीं, हो सकता है 1 साल बाद जब इतनी तादाद में सबको वैक्सीन लग जाए, इतनी इम्यूनिटी हो जाए कि जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, कम्युनिटी इम्यूनिटी कहते हैं, वो जब हो जाएगा तब हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ चल सकते हैं। अभी नहीं, क्योंकि हमने एक बार देख लिया, पहले वेव के बाद लोगों ने सोचा वायरस चला गया और आप मिलने जुलने लगे, बड़ी शादियां होने लगी, मेले होने लगे, कुंभ हो गया, होली खेली गई, इलेक्शंस हो गए, उसका तो अंजाम आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो लापरवाही हमने नहीं करी होती तो आज हो सकता है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी वेव से जूझ नहीं रहा होता, इतने लोग नहीं मर गए होते, इतने लोग इतनी तकलीफ में नहीं आए होते। तो इसको फिर से दोहराना नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव की आने की पूरी संभावना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि किस तरह की गलतियां हमने बीते महीनों की, जिसका खामियाजा आज भी हिंदुस्तान भुगत रहा है। और जो 3 मंत्र आपने दिए हैं, अगर इसको एज इट इज फॉलो किया जाए तो यकीनन इस महामारी को हम जल्द ही मात दे सकते हैं। ऐसे में कोरोना से ठीक होने के बाद, जिसका जिक्र हमें पहले के सवाल में मैंने आपसे पूछा था, कोरोना से ठीक होने के बाद भी क्या ऐसे लोग वायरस से किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं? ये भी लोगों के ज़हन में सवाल है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनको वायरस लगेगा, उनको तो कुछ प्रोटेक्शन है, पर अगर जो उनके पास कोई है शख्स जिसको वैक्सीन नहीं लगी है या कोरोना नहीं हुआ है और उसको इम्यूनिटी नहीं है, तो उसको लग सकता है। ऐसा हो भी रहा है। तो ये सारी जो प्रिकॉशंस हैं, आप सारा अपने जहन में बिठा लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि ये अभी वायरस हर जगह घूम रहा है। जो भी एक्टिविटी आप करेंगे,
उसको ऐसे करें कि आपको एक्सपोजर ना हो। आप हर जगह वेंटिलेटेड रखें, खिड़कियां खुली रखें, पंखा चलाएं। अगर जो और लोग कमरे में है तो वो एयर सर्कुलेट होती रहे। जितनी डाइल्यूशन होगी वायरस की उतना ही कम रिस्क होगा। बिल्कुल। क्या कोरोना के लिए अब, चूंकि हम सब ने देखा है किस तरह से मेदांता हॉस्पिटल, आपने जो देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने युद्ध स्तर पर प्रयास करके बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है। अब भी लगातार आप लोग 24 घंटे सातों दिन लगे हुए हैं इस सेवा में। अगला सवाल यह है, क्या कोरोना के इलाज के लिए भारत में डॉक्टर्स के बीच कोई आम राय भी बन पाई है? और साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि क्या हमारे पास विश्व स्तर का इलाज है ताकि जल्द से जल्द लोगों को हम ठीक कर पाए? देखो, अल्टीमेटली जो इसकी 3 बातें मैंने बताई, एक तो जो मैंने बताया कि जो पब्लिक कर सकती है, दूसरा जो हम हॉस्पिटल वाले और हेल्थ केयर वाले कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में जो हथियार है कि जिसको लग गया संक्रमण या उसको ऑक्सीजन की जरूरत है या उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उसके लिए हमारी ट्रीटमेंट है और बहुत हद तक कॉमन प्रोटोकॉल बन गई है, जिसमें सबको ये नॉलेज दिया गया है कि भाई इस स्टेज पे ये दवाई इफेक्टिव होती है। पर ये देखें कि डॉक्टरी में और या मेडिसिन में ये एक बहुत अहम बात है कि एक डॉक्टर की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस शख्स को क्या दिया जाए, क्योंकि 2 पेशेंट एक से नहीं होते। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स होते हैं, पर जो टेलर करना है एक पेशेंट के लिए, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। तो जिन लोगों को तकलीफ है और एक्सपर्ट की जरूरत है तो एक्सपर्ट की सर्विसेज जरूर लें। और ये अभी भी ये प्रोटोकॉल जो बन गई है वो बन गई है। वैक्सीन हमारा हथियार है और अब एक नई चीज जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, वो एक कंपनी है रीजेनरॉन जो बनाती है। फॉर्चुनेटली वो इंडिया में अप्रूव हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में ही ये उम्मीद है कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपलब्ध हो जाएंगी इंडिया के अंदर, जैसे अगले हफ्ते के एंड तक ये उम्मीद है। उससे क्या फायदा होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो वायरस को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर जो बीमारी की शुरुआत में ही दे दें, पहले 5 दिनों में दे दें, 6 दिनों में दे दें जी, तो ऐसा देखा गया है, खास करके अमेरिका में बहुत इसका इस्तेमाल हुआ है। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी दिया गया था कि 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो है ये वायरस को ब्लॉक कर देती है। अब ऐसा होगा हिंदुस्तान में भी, तो ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी अगले हफ्ते 10 दिन में, तो बहुत सारी लोगों को राहत मिलेगी। उम्मीदों की जानकारी आपने दी है और यकीनन जल्द से जल्द ये सुविधा लोगों तक मुहैया हो, ताकि आम जनता जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान चल रही है, अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें बेचैन करने वाली सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों पर रोक लग पाए। अब अगला सवाल, चूंकि एक बड़ी आबादी अपने घरों के भीतर कैद है, साथ ही जिन लोगों को कम लक्षण है या जिनको लक्षण नहीं है वो होम क्वारंटीन है, ऐसे में उन परिवार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या होम क्वारंटीन के बाद घर की बड़े पैमाने पर सफाई होनी बहुत जरूरी है? कितने बार किया जाए घर पे? वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है डॉक्टर त्रेहन? इसका मतलब ये है कि आप सैनिटाइजेशन करेंगे जी। जैसे कोई होम क्वारंटीन में एक हम एडवाइस देते हैं कि एक ही कमरे में वो जिसको हुआ है संक्रमण वो उसी कमरे में रहे, उसके साथ बाथरूम अटैच होना चाहिए कि उनको बाहर जाके सारी फैमिली के साथ बाथरूम शेयर नहीं करना है। उनके खाने के लिए जो खाना दिया जाता है, अगर जो आप डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स यूज कर सकते हो, जैसे प्लेटें मिलती हैं, प्लास्टिक के कप भी मिलते हैं, अगर जो वो करें और उसको गार्बेज बैग में बंद करके डिस्पोज कर दिया जाए तो वो सबसे अच्छा है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि उनके बर्तन जो है जिसको संक्रमण है वो सारी फैमिली से अलग रखे जाएं, कोई उनका कम्युनिकेशन ना हो, और जो उनका केयर टेकर है वो हर वक्त अपना N95 मास्क लगा के ही उनके दरवाजे पे जाए, और वो पेशेंट जिसको लग गया है उसको भी N95 मास्क सर हर वक्त रखना चाहिए कि कोई उनके पास ना आए, और डिस्टेंस से भी आए तो दोनों मास्क पहन के रखें। इससे बेस्ट प्रिकॉशन हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है। अब क्वारंटीन से बाहर आने के बाद एक परिवार को क्या करना होगा? और कई ऐसे मामले डॉक्टर नरेश त्रेहन हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें पूरे की पूरी फैमिली
कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि किसी को कम लक्षण है, किसी को बिल्कुल भी लक्षण नहीं थे, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे बच्चे, 3 महीने का बेबी है, 3 साल के बच्चे हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके लिए तो वैक्सीनेशन की भी अभी कोई उपलब्धता नहीं है। तो ऐसे परिवार को आप क्या बोलना चाहेंगे? यही कि आप एक सारा टाइम इस दिमाग में रखें कि संक्रमण बहुत फैल रहा है, किसी को भी हो सकता है। आपकी फैमिली में जिन लोगों को विश्वास है कि मैं कहीं गया नहीं, पर जो जैसे लोग कोई न कोई आया, कोई डिलीवरी करने आया या कुछ सफाई करने आया या कुछ ऐसा हुआ, उनसे भी संक्रमण लोगों को लग रहा है। और अगर जो मैंने बताया कि जो मोस्ट इन्फेक्टेड पीरियड तब होता है जब किसी को खांसी, जुकाम, खराश, गले में खराश, फीवर, ये सब चीजों के सिम्टम कभी भी आए तो इमीडिएटली उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक कमरे में जिसके साथ बाथरूम है और उनका खाना पीना अलग ही रहे। अगर जो ऐसा, जब तक ये प्रूफ नहीं आता कि RT-PCR का टेस्ट हो गया है, वो नेगेटिव आया है, तभी सोचें कि शायद ये कॉमन फ्लू है। जब तक ऐसा हो तब तक यही सोचें कि ये कोरोना वायरस है। बिल्कुल। तो एक तो ये आपने दूसरा बात पहले पूछा था कि कैसे सैनिटाइज करना है, तो उनका कमरे को पूरी तरह से वो हाइपोक्लोराइड से एक्चुअली स्प्रे करके सारी सरफेसेस को साफ करके, वो खिड़कियां खोल के, पंखा चला के उनको सारी एयर को सर्कुलेट करें और जितनी हर सरफेस को सफाई करें, वो बेस्ट सैनिटाइजेशन है। ये बहुत अहम बातें आपकी ओर से बताई जा रही हैं और देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर नरेश त्रेहन जब आम लोगों को उन्हीं की भाषा में बिल्कुल जानकारी दे तो यकीनन लोगों को उसका सीधा फायदा मिलेगा। और डॉक्टर साहब ने जो भी बातें बताई हैं, एक एक बात आप बिल्कुल गौर से सुने, नोट करें और घर में पूरी तरह से उसका पालन करें। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर नरेश त्रेहन आपसे ये है, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसने कोरोना को मात दी है, कोरोना से ठीक हो चुके हैं, ऐसे लोगों की किस तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो खुद का कैसे ध्यान रखें? तो ये एक अच्छा अहम सवाल है, इसलिए कि एक तो आप देखेंगे कि किसी को फेफड़ों में इतना इफेक्ट पड़ता है कि उनका सांस फिर भी फूलेगा, और कई लोगों को हम ऑक्सीजन पे घर भेजते हैं कि उनके लंग्स की रिकवरी होती जाए। तो ये जरूर है कि किसी किसी के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि उनके मसल पेन करते हैं, उनका एपेटाइट, उनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसीलिए हम उनको वही प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जो हर एक के लिए उचित हो, जो ये इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। पर आज के दिन एक बहुत बड़ी चीज सरफेस पे आ रही है, वो है जो म्यूकोमाइकोसिस, ये ब्लैक फंगस जिसको हम कहते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है और किनको होती है ये मैं वार्निंग दे दूं। जिन लोगों को मीडियम और सीवियर इन्फेक्शन हुआ था कोविड से, जिन लोगों के फेफड़ों के लिए या उनकी जो इम्यूनिटी को कम करने के लिए जो कॉर्टिसोन मतलब स्टेरॉइड्स जिसको यूज किया जाता है आज के दिन लाइफ को बचाने के लिए, अगर जो वो हाई डोजेस में काफी दिनों के लिए दी गई है, और खास करके उन लोगों को जिनको डायबिटीज है जी, वो जनता जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इस म्यूकोमाइकोसिस से प्रभावित होने। तो उनको ये लग गया तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसका पता नहीं लगता जब तक वो फैल ना जाए। तो मैं आज ये आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस म्यूकोमाइकोसिस के क्या सिम्टम्स होते हैं जी। तो सबसे ज्यादा जो पहले सिम्टम आता है वो आता है कि नाक के अंदर ब्लॉकेज सा लगता है कि ब्लॉकेज आ गया बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपके ओरल कैविटी में, जैसे गाल है, तालू है, जबान है, उसके नीचे कोई ब्लैक स्पॉट्स आए जिसको हम इग्नोर नहीं करना है। उनको इमीडिएटली देखना चाहिए कि ये जो है किसी डॉक्टर जो नॉलेजेबल हो उसको दिखाया जाए। दूसरा, आप देखेंगे कि यहाँ साइनसेस जो है, साइनसेस में तकलीफ होनी शुरू होती है और गाल के ऊपर जो है वो बिल्कुल नमनेस के, मतलब जैसे हम छूते हैं तो हमारे को सेंसेशन लगता है, वो सेंसेशन खत्म होना शुरू हो जाता है। और कई लोगों में आंखों में से आंखों के लिड्स जो है वो फूल जाते हैं, कईयों को नजर में तकलीफ होती है। पर ये मैं आज बताना चाहूंगा कि अगर जो किसी को ऐसे सिम्टम्स है तो आप टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि अगर जितना ये इसको डिले करेंगे
उतनी उसकी ट्रीटमेंट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, भयंकर है। क्योंकि ये क्या करता है, ये आंखों में अगर जो घुस गया तो आंख को भी निकालना पड़ता है, इतना सीरियस है। और अगर जो ये ब्रेन में चला गया, जो साइनसिस के माध्यम से ये ब्रेन में चला गया, तो फिर मेनिंजाइटिस हो जाता है, जिससे बहुत ही मुश्किल से इंसान बचेगा। तो इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट एंटी फंगल है, स्टैंडर्डाइज्ड है। इसका सबसे बड़ा काम ये है कि जहां भी मिले उस एरिया को सफाई करनी है। साइनसिस में मिले तो साइनसिस की सफाई करनी है। कोई अगर जो पैच है तो उसको निकाल दिया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है पैथोलॉजी में, क्योंकि इसकी कंफर्म डायग्नोसिस उसी से होती है। इसको कल्चर करना बड़ा मुश्किल होता है, पर वो ब्लैक पैच को अगर जो हम निकाल देते हैं, उसको फिर पैथोलॉजिस्ट देखेगा स्लाइड के अंदर और वो बता सकता है कि हाँ ये म्यूकोमाइकोसिस है। जिसको ये प्रूव होता है उसकी इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए, तो इसकी ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकती है। अगर जो डिले हो गया, अगर जो ब्रेन में चला गया, आई बॉल के अंदर चला गया या जबड़ों में पूरा फैल गया, तो उसका बहुत ही तकलीफमंद होता है और उसकी जो सर्वाइवल रेट भी है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो इस पे ये ध्यान रखें कि जिसको को भी ये ऐसे सिम्टम जो मैंने बताए हैं अगर जो हो तो उसको जाके जो ईएनटी डॉक्टर्स हैं, जो आई के डॉक्टर हैं या इंटर्निस्ट जो एक्सपर्ट है कोविड में, उसके पास आप जाके अपना एग्जामिनेशन करा ले, क्योंकि ये उचित है कि जल्दी मिल जाए। उसकी ट्रीटमेंट सिंपल है, अगर जो बहुत लेट पता लगेगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है और जान भी जा सकती है। तो ये वार्निंग मैं देना चाहूंगा। ये नई चीज बड़ी बात आपकी ओर से डॉक्टर नरेश त्रेहन कही गई है। बैक फंगस को लेकर आपने न सिर्फ लक्षण बताए बल्कि ये भी बताया कि उसका इलाज है, लेकिन उसके पहले जरूरी ये हो जाता है कि जल्द से जल्द आप इसकी पहचान कर पाएं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि आगे आने वाले वक्त में अगर आपने जरा भी देरी की तो आपकी जान भी जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हुए एक और सवाल जो ज़हन में है, क्या यह सच है कि आंखों के रास्ते भी वायरस शरीर में पहुंच रहा है, और अगर ऐसा है तो आंखों को भी क्या ढककर इस वक्त रखने की जरूरत है, चश्मा, गॉगल्स या कुछ, किस तरह से इस बात को आप बताएंगे? नहीं, ये बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। और अंदर से आएगा तो आपको अगर जो ऐसा लगता है कि कुछ धुंधला पड़ रहा है, अगर जो आपके आईलिड सूज रहे हैं, अगर जो आपके साइनसेस के ऊपर ये सोजिश सी लग रही है या बिल्कुल नमनेस सी लग रही है, या आपके माउथ में कोई ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं या जलन सी हो रही है, वो साइंस है। अभी हमने देखा कि कई मरीजों में जैसे दांत में लग गया तो दांत हिलने लगे, जैसे सूज गए, गम सूज गए। ऐसी बातें बहुत पेशेंट देखी जा रही है ऑन अ डेली बेसिस। जैसे हमारे डॉक्टर ने कल बताया, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हांडा ने बताया कि मैं साल में कोई 20, 25, 30 केस देखता था इस इन्फेक्शन के। आज मैंने पिछले 2 हफ्ते में ही 30 से ज्यादा केस देखे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से, और ये हुआ उन्हीं को है जिनको कोविड हुआ, प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिसोन की उनको इस्तेमाल करना पड़ा, और उसके कोमॉर्बिडिटीज जिनके थे, सबसे ज्यादा जिनको डायबिटीज थी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बड़ी जल्दी नीचे हो जाती है और उनको फंगस इन्फेक्शन वैसे भी लग सकता है जिनको डायबिटिक है, पर उससे सप्रेस होने से ये खतरा और भी बढ़ गया है। तो ये आज के दिन ये जानकारी जरूरी है सब तक पहुंचानी कि ऐसा हो रहा है, और कई लोगों को इतनी तकलीफ हुई कि उनकी आंख भी नहीं बचाई गई। तो इसीलिए चौकन्ना रहे कि अगर जो आपको मीडियम और सीवियर कोविड हुआ था, आपको लॉन्ग कॉर्टिसोन थेरेपी मिली थी, और खास करके उसके साथ साथ आपको डायबिटीज भी है, तो आप प्राइम कैंडिडेट हैं इस कॉम्प्लिकेशन के। मैं ये नहीं चाहता कि सारा दिन लोग फिक्र ही करते रहे, पर अपने आप को ये देख लें कि अगर जो सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है। एक डॉक्टर को से जाके संपर्क करें और इसका पक्का पता कर लें। और ये भी बात है कि ये सिर्फ स्पेशलिस्ट को ही पता है, ये नॉर्मल जो है हमारे फिजिशियंस, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि ये मिलता ही नहीं था।
ये पहले होता ही नहीं था, ये कॉमन नहीं है हमारी सोसाइटी में, पर अब कॉमन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशलिस्ट के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब सीरियस होना जरूरी है इस बात पे। बिल्कुल। ब्लैक फंगस होता क्यों है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी दे दी है। और लोगों के जहन में मेरे पास लगातार सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि प्लीज आप डॉक्टर नरेश त्रेहन से ब्लैक फंगस को लेकर क्वेश्चन जरूर कीजिए, और आपने विस्तार से इसके बारे में बताया भी है। अब बच्चों को लेकर भी कुछ सवाल हैं। बच्चों को अभी टीका नहीं लग रहा है, जो 18 साल से कम उम्र के जितने हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उनको लेकर किस तरह से एहतियात बरता जाए, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? तो अभी तक तो वैक्सीन का पक्का नहीं पता, कोई स्टडी शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो वैक्सीन की भी शुरू हुई है, जो 12 से 18 साल की उम्र की जो स्टडीज चल रही है। अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि फाइजर ने भी कोई स्टडी शुरू करी है, 12 साल 6 महीने से लेके 12 साल तक उसकी स्टडी अभी चालू हुई है। तो कई वैक्सीन मेकर्स जो हैं वो उन्होंने ये ट्रायल्स, जिसको हम कहते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 1 करी है और कहा जा रहा है कि सेफ्टी एस्टैब्लिश हो रही है। उसके बाद ये फेज 2 पे आएगी, उसके बाद उम्मीद रखते हैं कि हम ये वैक्सीन उपलब्ध होंगी जो डिफरेंट टाइप्स की आ रही है। कई कंट्रीज ने, कई कंपनीज ने ऐसा शुरू किया है, पर अभी तक कोई भी ऐसी नहीं है। ऑल्दो ये जो अमेरिका में FDA ने फाइजर को 12 से 18 साल तक, ये खबर आई आज ही आ रही थी कि शायद अप्रूवल दे दिया है, तो ये आने वाले टाइम में वो राहत मिलेगी। पर जब तक ऐसा नहीं होता, अपने बच्चों को आप प्रोटेक्ट करके रखें। अभी तक जो पहली वेव आई थी उसमें जो बच्चों को हुआ भी था तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। अब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा ये अभी पता नहीं है ज्यादा, पर जिन बच्चों को हुई है फॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादा ठीक हो गए हैं। पर वो जो हमने हॉस्पिटलाइजेशन लास्ट टाइम नहीं देखी थी, कई बच्चे अब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि सीवियरिटी जो है इस दौर की वो पिछली दौर से ज्यादा है बच्चों के ऊपर भी। बिल्कुल, और बच्चों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़े, इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने एहतियात बच्चों को लेकर बरते जाने चाहिए, जिसकी जानकारी खुद डॉक्टर नरेश त्रेहन दे रहे हैं, उसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी वेव बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। इस तरह की जानकारी लगातार दी जा रही है। डॉक्टर नरेश त्रेहन, आपने अमेरिका का भी जिक्र किया, अब मैं उसी सवाल पर आ जाती हूँ। अमेरिका की CDC के मुताबिक वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद मास्क की जरूरत नहीं है, और हम सब ने देखा अमेरिका से किस तरह की तस्वीरें प्रेसिडेंट की भी सामने आ रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी कल ही ऐलान किया गया था प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि मास्किंग अब जरूरी नहीं है, इस विश्वास से कि हर्ड इम्यूनिटी अमेरिका में समझी जा रही है कि पहुंच गए हैं उस मुकाम तक। वो मुकाम के लिए 40% 50% अगर जो पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो जाता है और 15-20 को कोविड हो गया ऑलरेडी और 15-20% को कोविड उनको पता ही नहीं लगा पर एंटीबॉडीज बन गई। जब 70% पॉपुलेशन इस मुकाम तक पहुंचता जाती है कि यहाँ बीमारी होने के बावजूद और मतलब होने से, जैसे संक्रमण होने से अगर जो उनकी एंटीबॉडी बनी है, या उन लोगों के ऊपर जिनको एक्सपोजर हुआ उनको पता ही नहीं लगा और उनकी एंटीबॉडी बन गई, और उसके साथ साथ वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद उस लेवल तक पहुंच जाए, तब आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं कि ये इतने वायरस फैल ही नहीं रहे कि इतने लोग हैं जो सारे इम्यूनाइज हो गए, उनकी वजह से अब वायरस का फैलना नामुमकिन हो गया है। पर अभी भी मास्क उतारे, पर ये भी है वो फिर भी वो डिस्टेंस रख रहे हैं। ये रेकमेंड होता है कि ओपन एयर में रहे, ज्यादा क्लोज स्पेसेस में नहीं जाना है। तो ये आहिस्ते आहिस्ते रिलैक्स हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्या था कि हमने पहली वेव के बाद ही ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी, और इस विश्वास से कि ये संक्रमण खत्म हो गया। ये बात गलत थी, वो प्रूव भी हो गई, उसकी प्राइस हम आज पे कर रहे हैं। इसीलिए जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं डिक्लेयर होती तब तक हमें मास्क पहने ही रहना है। और वो हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जब आप 50 करोड़ लोगों को 2 डोज नहीं लगाओगे
तब तक हमें ऐसा विश्वास नहीं होगा कि ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। इसीलिए आप टारगेट देख रहे हैं हमारा कि पहले दौर में ही जी 30 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बना है। अब वो 30 करोड़ होंगे, कितने लोगों की एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, उसके साथ साथ औरों को जैसे जैसे 50 लाख करोड़ तक हम 50 करोड़ तक जब पहुंच गए तो तब हमें विश्वास होगा। जैसे आज ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि बाय दिसंबर हम सारी कंट्री को वैक्सीनेट कर देंगे। अगर जो ऐसा सच हुआ तो हाँ, जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर में हम रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि सब लोग यही जूझ रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ कब आएगी। बिल्कुल। हम कमरों में बंद होके थक गए, घरों में बंद होके थक गए, ये सही बात है, पर इसको ये भी सोचना है कि हम तो थक गए अंदर, पर इसका मतलब नहीं कि बाहर जो डेंजर घूम रहा है वो चला गया है। तो अभी एहतियात रखो, इत्मीनान रखो, अपने आप को जैसे भी एंटरटेन कर सकते हो, फैमिली टाइम से, हॉबीज से, म्यूजिक से, मूवीज से, जो भी कुछ कर सकते हो, आप अपने आप को अपना रखें, अपना संतुलन बनाए रहें। बिल्कुल। और योगा सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अपनी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन सबका ख्याल रखें घर में। और योगा से की एक्सरसाइज में दो है, एक तो जो उसके आसन है वो आपकी बॉडी को बिल्कुल मूवमेंट पूरा कर देते हैं, मसल्स भी की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपको एकदम मेडिटेटिव स्टेट में ले जाती हैं, जैसे अलोम वलोम वगैरह है, उससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है और मेंटल स्टेट भी ठीक रहता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें डिवाइस करनी है कि अगर जो हमें और 2, 4, 6 महीने ऐसा एहतियात यूज करना है और कई घर से काम करना है, या जिनको जरूरी जाना पड़ता है वो अपना डबल मास्क लगा के जाएं और डिस्टेंस रखें। अगर जो हम ऐसा करेंगे आने वाले 3, 4, 6 महीने में, मुझे यकीन है कि ये जो तकलीफ हम हिंदुस्तान जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, इससे हम बिल्कुल घर में रहें, सुरक्षित रहें और योग जरूर करें। और छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो यकीनन ये जो मुश्किल वक्त इस वक्त हम सबके सामने है उससे जल्द हम निकल पाएंगे। आपने वैक्सीन का जिक्र किया डॉक्टर नरेश त्रेहन, 216 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक इसकी उपलब्धता का जिक्र किया जा रहा है सरकार की ओर से। लेकिन इसके साथ ही हम सब ये भी जानते हैं कि 5 महीने हो चुके हैं और अब तक सिर्फ 18 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है, और उसमें भी दोनों डोज लगने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में इस ड्राइव को क्या आप देख रहे हैं कि दिसंबर तक इतनी आसानी से पूरी कर ली जाएगी? इसको लेकर किस तरह की चुनौतियां सरकार के सामने आप देख रहे हैं? ऐसा है, 1-2 बातें हैं। एक तो हिंदुस्तान के फेवर में है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली सुविधा उपलब्ध है। हमारी जो लेबोरेटरीज है उन्होंने मतलब सारी दुनिया को सप्लाई करती है। तो एक तो देखेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान में 1 साल के अंदर ही अपनी भी वैक्सीन बन गई, कोवैक्सीन, और एस्ट्राजेनेका से सीरम इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन करके वो शुरू में ही कर लिया था, तो ये शुरू हो गई। तो आज के दिन 3 वैक्सीन अप्रूव हो गई है। 6 करोड़ तो सीरम इंस्टीट्यूट दे रहा है पर मंथ, 1 से 1.5 करोड़ बायोटेक दे रहा है फॉर कोवैक्सीन, और अभी आने वाले टाइम को स्पुतनिक अभी हुई अप्रूव हुई है, तो वो भी 1-1.5 करोड़ देगा। तो इस हिसाब से मतलब हमारे पास हम 8.5-9 करोड़ पर मंथ तक तो पहुंच गए हैं। पर ये वादा है कंपनीज का कि हम इसको बहुत जल्दी रैंप अप कर रहे हैं, हमारे दूसरे प्लांट तैयार हो गए हैं और हम इसको डबल करेंगे। और ये है कि स्पुतनिक ने तो 5 लोगों औरों को भी लाइसेंस कर दिया कि आप मैन्युफैक्चर करो। कोवैक्सीन जिसका आईपीआर गवर्नमेंट के पास है जी, उन्होंने भी और लाइसेंस दे दिए मैन्युफैक्चरर्स को कि आप बनाओ। अब सब कुछ मिला के हमारे को इस पॉइंट तक पहुंचना है कि हमें 15 करोड़ मतलब डबल हो जाए, आज से 15 से 18 करोड़ वैक्सीन अगर जो महीने की मिलेगी तो हम उस अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। पर यह है कि ये जो जिस रफ्तार से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, उसी की रफ्तार से हम राहत दे सकते हैं लोगों को। तो जैसे अब गवर्नमेंट ने 18 और ऊपर तक ये खोल दिया है, उसकी वजह से पहले 1-2 हफ्ते में कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि वो वैक्सीन कहाँ से आएगी, प्राइवेट सेक्टर अलग मांग रहा है, स्टेट्स अलग मांग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कोटा है।
तो ये सब जब तक बैलेंस में आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्तों में ये बैलेंस में आ जाएगा, और फिर से जिस एफिशिएंसी से हम पहले वैक्सीनेट कर रहे थे वो एफिशिएंसी वापस आ जाएगी, क्योंकि सप्लाईज अब आने लगी है जी। और हमें ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि रूरल एरिया जिसकी तरफ ये जा रहा है उनको कैसे वैक्सीनेट करना है, क्योंकि ये जो दौर है ये अब सिटीज से होके जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है और रास्ते में सारी विलेजेस में फैल रहा है, तो वहां पे बहुत जरूरी है राहत दी जाए, तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी वैक्सीन आएगी उतना हम, ये अच्छी बात ये है कि इंडिया में इतने लोग वैक्सीनेटर्स हैं कि हम जितनी भी वैक्सीन आए उसको उसी रफ्तार से हम लगा सकते हैं। तो जो बॉटलनेक वैक्सीन का है और सर्च चल रही है, क्योंकि ऐसा भी है कि जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं जिसमें काफी लोगों को लग चुका है, प्रोडक्शन उनकी भी बढ़ गई है, तो हो सकता है वो भी वैक्सीन हम ले लें। और ये गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया कि अगर जो वो FDA से अप्रूव्ड है, US FDA से, और यहाँ UK के रेगुलेटर से अप्रूव्ड है, तो वो इंडिया में उसको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिल जाएगा, और ये प्रोसेस 3-4 दिन का है। तो ये सब बातें चल रही हैं, और अगर जो इसमें कामयाबी हुई हमारी, तो मिडल ऑफ जून तक तो ये रफ्तार काफी बढ़ जाएगी, और हमें उम्मीद है कि हम लोगों को राहत दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेकंड डोज भी कंप्लीट करना है और बाकी लोगों को कवर भी करना है। युद्ध स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है, लेकिन गांवों का आपने जिक्र किया, वैक्सीन वहां पर कब पहुंचेगी ये बड़ा सवाल है। अभी तो वहां पर टेस्टिंग की समस्या का सामना भी गांव के लोग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उन्हें पता नहीं है, चूंकि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बुखार, सर्दी, जुकाम ये होने के बावजूद गांवों में उस तरह की उपलब्धता इस समय देखी नहीं जा रही है, ताकि लोग खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। यह एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटना सरकारों की जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या ठीक होने वाले मरीज, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ठीक होने के बाद, कोरोना को मात देने के बाद 3 से 4 हफ्ते के बाद सिटी स्कैन और खून की जांच क्या उन्हें करवानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर साहब हम सब ने मामले देखे हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा, हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को आया, जिसके कारण कई युवाओं तक की जान चली गई है। ऐसे में इसके बारे में आप क्या महत्वपूर्ण जानकारी देंगे? तो ये जरूरी है कि जिन लोगों को संक्रमण हुआ उसको 3 कैटेगरी में हम समझते हैं। एक तो बिल्कुल माइल्ड है, उनके लिए एक चेतावनी ये है कि उनको क्योंकि ज्यादा तकलीफ नहीं होती, वो रिकवर कर जाते हैं, और कई युवा भी हैं जो रिकवर करके फिर सोचते हैं कि मेरे को तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, तो मैं जाके अब जिम में चला जाऊं, मैं दौड़ लगाना शुरू करूं। नहीं, ये वायरस ऐसा है कि सारी बॉडी को इफेक्ट करता है, हर ऑर्गन को करता है, तो इसीलिए आपको यकीनन अपने मुकाम तक पहुंचना है कि जो आप लोग आपकी रेगुलर एक्सरसाइज पे आप यूज्ड टू है, पर उसमें आपको आहिस्ते आहिस्ते चलना है, स्टेप बाय स्टेप, री इंट्रोड्यूसिंग एक्सरसाइज इन योर लाइफ। तो ये बातें हैं जो सिर्फ माइल्ड लोगों को वार्निंग देते हैं जी। जिन लोगों को मॉडरेट हुआ, उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ा, तो हाँ, हम ये चाहते हैं कि अगर जो वो उनके सीटी स्कैन में अगर जो 50% या 50% से ऊपर का प्रभाव पड़ा था, तो उनका रिपीट करना चाहिए सीटी स्कैन 1 महीने बाद, ठीक होने के 1 महीने बाद। और उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिससे आप लंग्स को फुला के रखेंगे, उनको टॉयलेट ठीक रखेंगे लंग्स का, तो आपकी रिकवरी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। जिन लोगों को बहुत सीवियर हुआ, जिन लोगों को लंबी रही, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा, जिनको वेंटिलेटर पे रखा गया, उनके लिए तो एक 3rd हम प्रोग्राम बनाया है। पोस्ट कोविड तो हम तीनों को करते हैं, पर उनके लिए जो प्रोग्राम बनाया है वो इंटेंस प्रोग्राम है। अब जैसे उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको फेफड़ों की बड़ी प्रॉब्लम है, और उनको और जैसे डिप्रेशन या जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं, ब्रेन फॉग के ब्रेन पूरा काम नहीं करता, उनको लंबा रिकवरी पीरियड में जाना पड़ता है। उनके लिए हमने एक डिवाइस भी है उनकी हार्ट मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसको CoreAlive कहते हैं। वो छोटी सी स्टिक है जो हम दे देते हैं, उससे घर पे आप हमें दिन में
एक बार या 2 बार जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे या 3 बार, जितने भी करें, अपना कार्डियोग्राम हमें डायरेक्टली मैदानता में भेज सकते हैं जी। हमारे कमांड सेंटर में वो आ जाता है, उसको डॉक्टर उसी टाइम ही पड़ेगा। अगर जो उसमें लगता है कि इरेगुलर हार्ट बीट आ रही है या हार्ट बहुत स्लो हो गया या किसी को टैकीकार्डिया हो रहा है, तो वो वहीं पता लग जाएगा और वो उसी टाइम टेलीफोन पे संपर्क हो जाता है पेशेंट के साथ और उनको एडवाइस दे दी जाती है कि क्या करना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी भी आज हो गई है, कई टेक्नोलॉजीज बन गई है। अभी आने वाले समय में एक और हमें उम्मीद है, एक अमेरिका से आने वाली कंपनी से हमारा बातचीत चल रही है कि वो पैच लगा दे तो SpO2 भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली सेल फोन के माध्यम से, ECG भी आ जाएगा, वो उसकी जो हार्ट रेट है और ब्रीदिंग रेट है, ये चारों चीजें आ जाएगी। तो यही हमें मॉनिटर करना है। तो ऐसी चीजें बन रही हैं, आ भी गई हैं, जिससे हम सेफ्टी, घर पे सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। पर इन लोगों को जैसे पब्लिक को एहसास होगा वैसे ही वो ये डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, उतनी सेफ्टी बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये हमने देखा है, जैसे आपने जिक्र किया कि युवा भी चले गए। आप तो जानते हैं कि हमारे एंकर, बहुत फेमस एंकर सरदाना जी भी चले गए, उनको भी सडन हार्ट अटैक हुआ। ये देखा गया है कि वायरस जो है वो हर चीज को अफेक्ट कर रहा है। वो किडनी में भी पाया गया, लिवर में भी पाया गया, ब्रेन में भी पाया गया और ये लंग्स में तो पाया ही गया था, वहां से शुरू हुई थी बात। पर इसीलिए इसका मतलब है किडनी फेलियर भी हो सकता है, लिवर फेलियर भी हो सकता है, ब्रेन में भी मेनिंजाइटिस टाइप हो सकता है और हार्ट को जो हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस के वायरस जो लगेगा तो जो हार्ट का मसल है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है कि वो पूरा काम नहीं करेगा। हमने देखा है कि 65% नॉर्मल हार्ट बीटिंग होती है, वो 20-25% पे पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए उसी से लोगों की, युवाओं की, 22, 23, 25 साल के लोगों की भी मृत्यु हुई। उससे बड़ा दुख हमें नहीं है इस बात का कि ऐसा हुआ। पर अगर जो हम ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर ये मैलेडी नहीं होगी। दूसरा, क्लॉटिंग की बात करी आपने कि कई लोगों को क्लॉटिंग हो रही है। इसका टेस्ट जो डी डाइमर है, डी डाइमर जैसे ही पता लगे कि कोई क्लॉटिंग की संभावना है तो हम शुरू से ही उनको एंटीकोएगुलेंट्स दे देते हैं कि वो ये प्रिवेंशन हो। इसीलिए हमें ये चीजों पे ध्यान रखना है, अपनी प्रोटेक्शन रखनी है। डॉक्टर्स मोस्टली सबको पता लग गया है कि बेसिक्स ट्रीटमेंट कैसे होनी है, बट अगर जो कोई उस हद से बाहर जा रही है तो स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करें। उदासी का ये लंबा दौर चल रहा है, लेकिन उम्मीदों को जगाने वाली जो बात डॉक्टर नरेश त्रेहन आपकी ओर से कही गई है, और डॉक्टर्स हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हैं, और यकीनन ये जो 45-48 मिनट तक की बड़ी जानकारी आज तक के माध्यम से हमारे करोड़ों दर्शकों तक आपने पहुंचाई है, इसका पूरा लाभ हमारे दर्शकों को जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह अपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यकीन मानिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और डॉक्टरी सलाह लेना आप बिल्कुल मत भूलिए अगर आपको लग रहा है कि स्थिति आपके हाथ से बाहर जा रही है। छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप अपने आप को और अपने परिवार को पूरी तरह से महफूज कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज।